दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल के अंतर्गत हमने एक महासीरीज़ शुरुआत करने जा रहे हैं और उस महासीरीज़ में हम बहुत सारी चीज़ें तो डिस्कशन करेंगे, लेकिन एक हमारा उसमें टॉपिक रहेगा कि हम कुछ महत्वपूर्ण जो टॉपिक है जो आपके सिलेबस से जुड़े हुए हैं, स्टेट PCS या UPSC के सिलेबस से, उन स्पेशल टॉपिकों को इतने होलिस्टिक तरीके से अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे ताकि आपके किसी भी प्रकार से प्री और मेंस के क्वेश्चन नहीं छूटे। क्योंकि दोस्तों, वो टॉपिक आपके पूरे सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड रहते हैं। अगर उस टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं वो टॉपिक आपके बहुत सारे अन्य टॉपिकों को भी क्लियर कर देगा। तो इसलिए दोस्तों, इसी संदर्भ में हम एक स्पेशल टॉपिक को लेकर आज आए हैं आपके सामने। और वो टॉपिक न केवल आपका ऐसे का टॉपिक हो सकता है, बल्कि आपके GS 2 और UPSC प्री के लिए भी सबसे महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसका आपने सुना होगा। टॉपिक आपको दिख रहा है कि निर्वाचन संबंधी सुधार प्रभावी लोकतंत्र के लिए एक दृष्टिकोण है, या हो सकता है एक तो ये ऐसे का टॉपिक हो सकता है दोस्तों, क्योंकि 2024 में इलेक्शन है ना। तो ऐसी स्थिति में डेमोक्रेसी में इलेक्शन कितने महत्वपूर्ण है, इसको लेकर के कभी भी आपके ये आ सकता है। एक टॉपिक तो ये होगा। दूसरा दोस्तों, ये GS 2 का पार्ट आपको पता है। GS 2 में आपको पता है निर्वाचन संबंधी और लोकतंत्र, भारत का लोकतंत्र है ये GS 2 का पार्ट ही पूरा GS 2 का जो पार्ट है हमारा लोकतंत्र है, तो GS 2 में महत्वपूर्ण हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, इसको अगर आप पढ़ोगे तो ये आपके PSIR ऑप्शनल वाले सब्जेक्ट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होगा। और इसके अलावा यदि आप इसको पढ़ेंगे तो ये एथिक्स में भी आपको, एथिक्स में सुशासन वाले टॉपिक में भी आपके लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकता है। टॉपिक दोबारा से समझो, निर्वाचन संबंधी सुधार, यानी कि इलेक्शन रिफॉर्म की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? इलेक्शन रिफॉर्म की। इलेक्शन रिफॉर्म। और दोस्तों, इसमें हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम क्या क्या चीज़ें डिस्कशन करेंगे वो हम सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो डिस्कशन का पॉइंट रहेगा कि क्या डिस्कशन करेंगे वो देखते हैं दोस्तों। पहले डिस्कशन के हमारे पॉइंट क्या रहेंगे ये सबसे पहले हमें समझना है, क्योंकि ये स्पेशल टॉपिक है। इसमें दोस्तों वीडियो बहुत बड़ी भी हो सकती है। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप इसमें किन किन चीज़ों के उत्तर देने में सक्षम होंगे वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसमें हम पढ़ेंगे बिल्कुल बेसिक से डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, कि लोकतंत्र क्या है, फिर भारत में लोकतंत्र क्या है, भारत में लोकतंत्र की शुरुआत, ठीक है ना, और लोकतंत्र के क्या प्रारूप है, लोकतंत्र के प्रारूप। अब लोकतंत्र के प्रारूप की यदि बात करते हैं, आपको पता है एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र दोस्तों, एक है आपको पता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को हम क्या बोलते हैं? प्रतिनिधि लोकतंत्र। और प्रतिनिधि लोकतंत्र के अंतर्गत हम दोस्तों चुनावों को पढ़ेंगे, क्योंकि प्रतिनिधि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों का चयन किसके माध्यम से किया जाता है? चुनावों के माध्यम से। तो यहां हम चुनाव प्रणाली को पढ़ेंगे। चुनाव प्रणाली में आपको पता है दोस्तों कई तरह की चुनाव प्रणाली होती है। एक आपने सुना होगा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम को पढ़ेंगे। और दूसरा प्रतिनिधित्व प्रणाली। ये क्या होती है, इनका क्या फायदे हैं, क्या इनके नुकसान हैं, इन सबको हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे। तो एक हमारा पॉइंट रहेगा डेमोक्रेसी को लेकर के, भारत में लोकतंत्र का कैसे विकास हुआ ये भी देखेंगे। भारत में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, इसमें एक चीज़ ये होगी, एक अलग टॉपिक ये होगा, भारत में लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ। दोस्तों, इस टॉपिक को पढ़ने के बाद आप बहुत कुछ चीज़ें GS 2 के पार्ट से समझ जाएंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होगी। आप बहुत सारी घटनाएं ऐसे सीखेंगे, ये न केवल आपके प्री के लिए महत्वपूर्ण होगा बल्कि आपके मेंस को भी बहुत अच्छे से बढ़ाएगा। ये टॉपिक छोटा सा टॉपिक नहीं, इसमें हम इतनी सारी चीज़ों को इसमें डिस्कशन करेंगे कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सिलेबस से कवर हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए। तो इसलिए इस टॉपिक को लेकर के आया हूँ मैं। इसमें हम निर्वाचन चीज़ को देखेंगे, तो डेमोक्रेसी को देखेंगे, डेमोक्रेसी के प्रारूप को देखेंगे। इसके अलावा इसमें अगला जो पॉइंट यदि हम डिस्कशन करेंगे, यदि हम अगला पॉइंट की अगर बात करें तो निर्वाचन क्या है इसको देखेंगे।
इसके अलावा हम इसमें देखेंगे दोस्तों कि निर्वाचन महत्वपूर्ण क्यों है, यानी कि लोकतंत्र के लिए निर्वाचन महत्वपूर्ण क्यों है। ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसमें हम देखेंगे अगला जो पॉइंट हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं, उनको मैं आपको पहले टॉपिक बाय टॉपिक बताते जा रहा हूं। अगला इसमें अगला की हम बात करेंगे तो भारत में निर्वाचन प्रक्रिया, भारत में निर्वाचन प्रक्रिया यानी कि इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया, कि इंडिया में इलेक्शन की कौन सी प्रोसीजर फॉलो की जाती है, उसको देखेंगे हम। इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ इंडिया या इन इंडिया, ठीक है ना, इसको देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसके आगे हम देखेंगे भारत की इलेक्शन प्रणाली को। फिर भारत में निर्वाचन प्रणाली के लिए मशीनरी कौन सी यूज की जाती है, किस तरीके से हम मशीनरी, और मशीनरी कौन सी, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, यानी कि इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन ऑफिसर है ना, स्टेट का इलेक्शन ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर, इनको देखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों फिर हम इसमें पढ़ेंगे कि भारत में निर्वाचन प्रक्रिया कैसे विकसित हुई, भारत में निर्वाचन प्रक्रिया कैसे विकसित। दोस्तों ये प्री और मेंस में बहुत सारे फैक्ट आपको ये टॉपिक देते जाएंगे, ये छोटी सी चीज़ें, इससे आपको सवाल कहीं ना कहीं किसी भी स्टेट पीसीएस में आपको जरूर मिलेंगे, बस आपको उसको समझना है एकदम से, ठीक है। इसके अलावा पूरा हम प्रोसेस को देखेंगे भारत में कि किस तरीके से निर्वाचन प्रक्रिया का विकास हुआ, चाहे वो प्राचीन, इसमें हम देखेंगे प्राचीन काल से, इसके अलावा इसमें देखेंगे हम ब्रिटिश काल में, और इसके अलावा देखेंगे हम स्वतंत्रता के बाद, इसके अलावा देखेंगे हम स्वतंत्रता के बाद, ये चीज़ हम देखेंगे इसमें। और ये चीज़ देखने के बाद हम देखेंगे निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए मुद्दे। दोस्तों ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक तो हमारा ये होगा, निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े हुए मुद्दे। इसमें हम मतलब इश्यूज देखेंगे कि इलेक्शन प्रक्रिया में क्या इश्यूज है, इसको देखेंगे। इसके अलावा दोस्तों इसमें जो अगला हमारा पॉइंट होगा देखने का कि निर्वाचन प्रक्रिया के क्या क्या मुद्दे होंगे, उनको अच्छे से देखेंगे, उसमें क्या इशू है उसको देखेंगे। और इसके अलावा निर्वाचन प्रक्रिया को सुधार करने हेतु सरकारी प्रयास क्या क्या किए, आज तक निर्वाचन क्या क्या हुआ, निर्वाचन में सरकारी प्रयास क्या हुआ, क्या क्या तरीका से हमने निर्वाचन प्रक्रिया को सुधार लिया। इसमें हम हर लेवल पे देखेंगे कि निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए हमने क्या सुधार किया है, पारदर्शिता के लिए। दूसरा हमने इसमें लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए क्या किया है, लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, ये सब टॉपिक होंगे आपके, लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हमने क्या किया। इसके अलावा दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि चुनाव प्रणाली, चुनाव कानून में जो संशोधन किया अभी नया 2021 में, चुनाव कानून है उसमें संशोधन किया है 2021 में, उसको देखेंगे, उसको भी देखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों इसमें किस तरीके से हमने चुनाव सुधार में तकनीकी का प्रयोग किया है, यानी कि एक टॉपिक हो जाएगा चुनाव सुधार और तकनीकी, इसको देखेंगे। तो इतनी मतलब चुनावों को लेकर के आप इतने कारकों को इसमें देख लेंगे ताकि आप कहीं ना कहीं किसी भी स्थिति में आप इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे। तो इस तरीके की चीज़ें चुनाव से संबंधित क्या सुधार हैं उसको सबको देखेंगे। और फिर इसके अलावा जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसमें, तो एक टॉपिक इसमें थोड़ा सा ये आ सकता है, आपसे नॉर्मली पूछा जाता है क्या चुनावों को महामारी के दौरान कराना कितना निष्पक्ष एवं विश्वसनीय है। ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, तो उसको आधार पर इसको भी हम डिस्कशन करेंगे इसमें। तो ये बहुत बड़ा हो सकता है, अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो हम वीडियो को 2 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं।
इसके अलावा दोस्तों हम करेंगे कि अब चुनाव सुधार करने, हमें चुनाव सुधार, अब आगे चुनाव सुधार के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, इसको देखेंगे कि क्या चुनाव सुधार करने के लिए हमें क्या रोड मैप होना चाहिए। उन सारी चीज़ों को हम इसमें देखेंगे अच्छे से। तो ये हमारे मुख्य रूप से मुख्य टॉपिक रहेंगे दोस्तों। इसमें इतने टॉपिक हम डिस्कशन कर रहे हैं जो आपके एसए के भी टॉपिक हो सकते हैं, जो आपके स्टेट पीसीएस के, यूपीएससी की मेंस के भी टॉपिक हो सकते हैं। उन सारी चीज़ों को हम यहाँ अच्छे से डिस्कशन करेंगे। हो सकता है वीडियो बड़ा भी हो, यदि वीडियो बड़ा है तो आप इसको 2 भागों में हम बांट देंगे ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक टॉपिक होगा जो चुनावों से जुड़ा हुआ होगा। इसमें आप डेमोक्रेसी को समझेंगे, इसमें भारतीय चुनाव प्रणाली को समझेंगे, इसमें भारतीय चुनाव के जो संवैधानिक प्रावधान है उनको भी देखेंगे। बहुत सारी चीज़ें हम इसमें अच्छे से देखेंगे। कुल मिलाकर के यह है कि इसमें न केवल इलेक्शन कमीशन कंप्लीट होगा बल्कि भारत की चुनाव प्रणाली समाप्त हो जाएगी और डेमोक्रेसी को भी हम अच्छे से समझ जाएंगे। तो अब चलते हैं दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको टॉपिक बताया था वो था लोकतंत्र। दोस्तों लोकतंत्र को तो आप सभी समझते होंगे कि लोकतंत्र क्या है, लेकिन आज हम लोकतंत्र की कुछ ऐसी चीज़ें देखेंगे जो हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने वो चीज़ें नहीं सुनी हो। लोकतंत्र आपको पता है कि एक शासन प्रणाली तो है ही है। लोकतंत्र क्या है? शासन प्रणाली है। लोकतंत्र शासन प्रणाली है। और शासन प्रणाली कैसी? जो जनता की स्वयं के लिए एवं स्वयं के द्वारा, ये नॉर्मल परिभाषा आप जानते होंगे कि जनता के लिए जनता का शासन है ना, वो क्या है? डेमोक्रेसी। लेकिन अब अगर डेमोक्रेसी टर्म को हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, अगर इसको देखें, एक है लोक, इससे आपको GS2 का सिलेबस भी कवर होता जाएगा। GS2 में वो चीज़ें क्यों शामिल की गई है, भारतीय संविधान किस तरीके से इन चीज़ों को जोड़ता है, उससे हम जोड़ेंगे ताकि आपको बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में आ जाए। तो सबसे पहले दोस्तों बिल्कुल बेसिक जीरो वाला व्यक्ति भी इसको समझ जाएगा, उस तरीके से हम कर रहे हैं। जैसे इसको हम डेमोक्रेसी कर देते हैं। तो डेमोक्रेसी को अगर मैं 2 भागों में तोड़ता हूँ, डेमोस और क्रेसी, लोक और तंत्र। इसको बोलूँगा मैं डेमोस, जर्मन टर्म है, और इसको बोलूँगा क्रेसी। दोस्तों अब 2 चीज़ें, लोक का मतलब होता है जनता, लोक का मतलब जनता यानी पब्लिक, यानी कि जनता का शासन। और जनता का शासन मतलब जनता के लिए क्या होना चाहिए? जनता के लिए स्वतंत्रता, जनता के लिए क्या होना चाहिए? अधिकार, जनता के लिए क्या होना चाहिए? समानता, जनता के लिए क्या होना चाहिए? न्याय। तो इक्वलिटी, लिबर्टी, जो राइट है, ये सब क्या है? ये लोकतंत्र की क्या है? वैल्यूज है। इनको क्या बोलेंगे हम? लोकतांत्रिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्य। तो दोस्तों जब भी आपके ऐसे में या निबंध में या हम हो सकते हैं GS2 के किसी भी आंसर में जब लिखो तो स्वतंत्रता के बारे में लिखे तो डेमोक्रेसी वैल्यूज के रूप में उसको आपको दिखाना है। ये क्या है? डेमोक्रेटिक वैल्यूज, या इनको हम बोल सकते हैं दोस्तों कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। हमारे संविधान की नैतिकताएं या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरलिटी भी यही है जो हमारी प्रस्तावना में दी गई है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार। और इसी के अंतर्गत दोस्तों अगर हम लोक को और ज़्यादा आगे परिभाषित करें तो इसका मतलब है कि शासन कैसे हो? सहमति के आधार पर शासन। और दोस्तों जो चीज़ें मैं बता रहा हूं, ये लोकतंत्र शासन प्रणाली, लोकतंत्र शासन प्रणाली के उद्देश्य या लक्ष्य है। इसलिए दोस्तों ये क्या है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के उद्देश्य या लक्ष्य है, टारगेट है। क्या टारगेट है? लोकतंत्र शासन प्रणाली का टारगेट ये है कि व्यक्ति की सर्वोच्चता हो, और व्यक्ति की, जनता की सर्वोच्चता हो, या इसको हम लिख सकते हैं व्यक्ति की सर्वोच्चता, यानी कि व्यक्ति ही सर्वोच्च है। और व्यक्ति सर्वोच्च कब होगा? जब दोस्तों उसमें स्वतंत्रता होगी, उसको अधिकार होगा, उसको सामाजिक न्याय होगा। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि इससे हमारा संविधान कैसे जोड़ रहा है। तो दोस्तों अब आप जाओ, अगर हमारे संविधान की बात करें तो और चीज़ें पहले इसको हम देख लेते हैं। लोक के बारे में और चीज़ें और क्या क्या शामिल हो सकती है। तो सहमति के आधार पर शासन करना हो सकता है। इसके अलावा इसमें बहुमत का शासन, ठीक है, ये चीज़ें कि इसमें आती है लोक में। अब दोस्तों हम हमारे संविधान में इन मूल्यों के, ये मूल्य है,
लोकतंत्र के मूल्य है, लक्ष्य है और इसी के लिए लोकतंत्र का ये आधार है। तो इसलिए बोला जाता है कि लोकतंत्र शासन प्रणाली वह होगी जिसमें उसके मूल्यों को बहुत ज़्यादा वरीयता दी जाए। जैसे कि अगर हम बात करें स्वतंत्रता की और अधिकारों की, तो अधिकार हो गए हमारे फंडामेंटल राइट, भाग 3 संविधान का। तो ये आपको पता है हमारा पूरा संविधान का आधार है डेमोक्रेसी, और किस तरीके से हमारा संविधान बना हुआ है वो मैंने आपको बता दिया कि अगर भारतीय संविधान का भाग 3 की हम बात करेंगे तो वो लोकतांत्रिक वैल्यूज की वो बात करता है, और उसमें लोकतांत्रिक वैल्यूज क्या है, अधिकार, और इसी अधिकार के अंतर्गत सारी अधिकार आ जाते हैं, अर्थात व्यक्ति की सर्वोच्चता आ जाती है, व्यक्ति के मूल्य आ जाते हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता आ जाती है। इसलिए संविधान का भाग 3 ही लोकतंत्र का मूल आधार है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करेंगे भाग 4, तो भाग 4 क्या, न्याय। भाग 4 जो नीति निर्देशक तत्व है हमारे भाग 4 के अंतर्गत, आपने देखा होगा कि भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व जिन्हें हम डीपीएस भी बोलते हैं। तो डीपीएस भी भाग 4 का मतलब क्या है कि जन कल्याण करना, यानी कि वेलफेयर स्टेट, यानी कि जन कल्याण। तो भाग 4 में जो जन कल्याण की बात की गई है कि राज्य व्यक्ति के कल्याण के लिए काम करेगा, क्योंकि व्यक्ति ही सर्वोच्च है, क्योंकि व्यक्ति का विकास करना है, क्योंकि व्यक्ति की गरिमा लानी है और व्यक्ति का विकास करना है। इसलिए दोस्तों भाग 4 भी संविधान में लोकतंत्र की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए भारतीय संविधान का भाग 3, भाग 4 ये क्या है, लोकतांत्रिक मूल्य है, ये लोकतंत्र के मुख्य आधार है। तो अभी तक हम लोकतंत्र की एक चीज हमने देखी, वो देखा लोक, लेकिन लोक के इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमें तंत्र की भी आवश्यकता पड़ती है। क्या, सिस्टम। हमें अगर व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की समानता, व्यक्ति का अधिकार, व्यक्ति का कल्याण, व्यक्ति का विकास करना है तो उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए, और वो सिस्टम हो गया हमारी क्या, सरकार। और सरकार या हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक संस्थाएं, इनको क्या बोलेंगे, लोकतांत्रिक संस्थाएं। और इसमें कौन कौन सी अंग आप देखते हैं, सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, दोस्तों कार्यपालिका, और दोस्तों न्यायपालिका। ये मुख्य रूप से, और आप देख सकते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत विधायिका वाला पार्ट दे सकते हैं, कार्यपालिका का पार्ट देख सकते हैं और न्यायपालिका का पार्ट सकते हैं। अगर 52 आर्टिकल हम 52 से लेकर के लगभग 78 तक की बात करें तो ये कार्यपालिका से जुड़ा हुआ है, और यदि हम 72 से लेकर के और लगभग 123 तक बात करें, हम आर्टिकल 123 तक बात करें, आर्टिकल 79 से लेकर के और आर्टिकल 123 तक बात करें तो विधायिका से जुड़ा हुआ है, यानी कि लेजिस्लेटिव से जुड़ा हुआ है, पार्लियामेंट प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है। और यदि हम न्यायपालिका की बात करें तो 124 से लेकर के 147 तक हम बात करें दोस्तों, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, ये मुख्य रूप से किससे जुड़ा हुआ है, न्यायपालिका से जुड़ा हुआ है। तो भारतीय संविधान पूरा लोकतंत्र है। अभी तक हमने 52 आर्टिकल लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करी, लेकिन उन लोकतांत्रिक मूल्यों को प्राप्त करने के लिए एक सिस्टम होना चाहिए, इसलिए भारतीय संविधान में लोकतांत्रिक संस्थाओं का भी गठन किया गया, और वो लोकतांत्रिक संस्थाएं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। और यदि हम विधायिका की बात करें तो आर्टिकल 79 से लेकर के 123 तक विधायिका बताई गई है। ये प्रक्रिया है हमारे विधायिका बताई गई, विधायिका मुख्य रूप से संसद को बताया गया है। सामान्यतः दोस्तों लोकतंत्र में चूंकि हमने संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया है, इसलिए हमारे यहाँ राज्यों की भी अपनी विधायिका है, तो उसके लिए हमने थोड़ा सा हमारा संविधान और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि राज्यों की भी सेम प्रक्रिया होंगी। इसके अलावा दोस्तों लोकतंत्र में इन तीनों अंगों के साथ साथ कुछ और लोकतांत्रिक संस्थाएं होती है जो लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण होती है, जिसमें अगर हम देखेंगे चुनाव आयोग, जिसमें हम देखेंगे यूपीएससी, जिसमें हम देखेंगे कैग, जिसमें हम देखेंगे कमीशंस। ये सारे क्या सिस्टम है, ये सारे क्या है, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट है, इनको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट। और इसीलिए दोस्तों यानी कि ये क्या है, साधन है। ये सारे आपको जो दिख रहे हैं ये क्या है, साधन है, यानी कि मीडियम है ये। इसलिए दोस्तों एक चीज आपने देखा होगा, लोकतंत्र में लोकतंत्र एक साधन भी है और साध्य भी है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों कभी भी कि यह निबंध का टॉपिक हो सकता है कि लोकतंत्र एक साधन एवं
सैद्य है। अब आपको बताया जाएगा कि कैसे। तो सैद्य के रूप में आपको पता है लोकतांत्रिक मूल्य आ जाएंगे, जो मैंने अभी बताया आपको, स्वतंत्रता समानता। और साधन के रूप में क्या आ जाएगा, लोकतांत्रिक संस्थाएं जो इन लक्ष्यों की प्राप्ति में सहयोग करती हैं। तो इस तरीके से हमने लोकतंत्र के बारे में अभी सीखा है कि लोकतंत्र एक प्रणाली होती है जिसमें लोकतांत्रिक मूल्य और लोकतांत्रिक संस्थाएं दोनों शामिल होती है। उन लोकतांत्रिक मूल्यों की प्राप्ति करने के लिए लोकतांत्रिक संस्थाएं सहयोग करती है, और ये पूरा भारतीय संविधान में आपको देखने को मिलेगा। जैसे कैग एक इंस्टीट्यूट है जो क्या काम करती है, व्यक्ति के जनता के जो फंड है उसका अच्छे से यूज हो, क्योंकि जनता ही सुपीरियर है। अब उस जनता जो सुपीरियर है तो जनता के प्रति जो यूज करने वाला व्यक्ति है, जैसे सरकार जनता के फंड को यूज करती है, तो किस तरीके से उसको कंट्रोल रखे, उसके लिए हमें कैग बनाया गया है। यूपीएससी क्या है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूट हो जो शासन में भागीदार कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी का गठन करती हो, ठीक है ना, तो इसलिए वो बनाया गया है। तो इलेक्शन कमीशन तो लोकतंत्र की रीढ़ होती है। अब वो कैसे, उसको हम आगे समझेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने लोकतंत्र के बारे में चीज़ें देखी। अगला हमारा चीज़ था कि लोकतंत्र के कई आयाम होते हैं, कई प्रणाली होती है, आयाम तरीके होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लोकतंत्र के आयाम। तो दोस्तों लोकतंत्र के आयामों की यदि मैं बात करूं तो लोकतंत्र के आयामों को दो भागों में बांट देते हैं हम, यानी लोकतंत्र के दो प्रकार हो सकते हैं। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक है दोस्तों अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र एक है अप्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, और एक है दोस्तों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। दोस्तों अगर हम बात करें डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है कि जनता स्वयं शासन में भागीदार हो, निर्णय निर्माण प्रक्रिया में भागीदार हो। यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी लोकतंत्र का वह पार्ट होता है जिसमें जनता खुद एकदम सामने से खुद जैसे कोई नया विधेयक लाना है तो खुद स्टार्ट करेगी, उस विधेयक पे वार्ता करनी है तो जनता खुद आसपास में से, जैसे आपने सुना होगा अगर गांव में पंचायत होती है तो पंचायत के सभी लोग मिलकर के किसी मुद्दे को उठाते हैं, उस पर सभी वार्ता करते हैं, सभी अपने मुद्दों को रखते हैं, सभी अपने विचार रखते हैं और उसके आधार पर निर्णय पर पहुँचा जाता है। तो वो क्या है, सारी चीज़ें वो है प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी, जिसमें व्यक्ति खुद ही अपनी पावर को किसी अन्य व्यक्ति को सौंपे बिना खुद ही अपने अधिकारों को यूज करते हुए निर्णय लेता है अपने लिए। तो वो है प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी। और दोस्तों ये प्रत्यक्ष डेमोक्रेसी यूनान में चालू हुई थी सबसे पहले, और भारत के प्राचीन भारत के अंतर्गत भी अगर आपने सभा और समिति पढ़ी हो, ये प्राचीन भारत में, तो वहां भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात हुई थी। प्राचीन भारत में यदि अथर्ववेद में आपने सभा और समिति पढ़ी हो तो वहाँ पर भी ये चीज़ आपको मिलेगी। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के 4-5 आयाम होते हैं, 3-4 आयाम होते हैं, उनको हम देखते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या क्या चीज़ें होती है। तो दोस्तों एक तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होती है पहल। 4 पॉइंट होते हैं इसके। एक होता है पहल, इनिशिएटिव। पहल का मतलब है कि जैसे अगर कोई हमें नया मुद्दा लेके आना है, कोई जैसे पहले का मतलब जैसे बिल लेके आना है, जैसे हमारे संसद में बिल होता है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो लोग चारों ओर बैठे होते हैं तो किसी निर्णय को लाना होता है तो उसकी एक इनिशिएटिव चालू करते हैं कि हाँ हम इस मुद्दे को लेके आना चाहते हैं, फिर उस पर वार्ताएं होती है। तो इसमें डायरेक्ट रूप से इनिशिएटिव होती है। तो एक तो होती है इसका पहल, एक पार्ट होता है इसका पहल। दूसरा होता है रिकॉल। रिकॉल का मतलब है कि दोस्तों ये जैसे 500-1000 आदमी बैठे रहते हैं तो ये भी क्या होते हैं कि अपने कुछ टाइम के लिए एक दिन के डिसीजन करने के लिए एक व्यक्ति को लीडरशिप चयन करते हैं और उससे बोलते हैं कि भाई आज के दिन इस पूरी पंचायत का निर्णय आप देंगे। तो उसको बोलते हैं, उस लीडर को जब उस लीडर का ये चयन करते हैं और जब इनको लगता है कि वो लीडर इनके निर्णय के विरुद्ध जाता है, इनकी बात नहीं करता, तो लोग जिन्होंने उसको चयन किया है वो वापस उसको बुला सकते हैं। उस प्रक्रिया को बोलते हैं रिकॉल, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों एक होता है इसमें जनमत संग्रह, यानी कि जनमत संग्रह
का मतलब यह है कि अगर कोई मुद्दे पर इनको बात करनी है और उस मुद्दे पर फिर निर्णय निकालना है, तो निर्णय निकालने के लिए ये क्या करते हैं, वोटिंग टाइप में एक प्रक्रिया होती है। तो एक होता है इसमें जनमत संग्रह। जैसे आपने देखा होगा कि जो यूनाइटेड किंगडम में एक जनमत संग्रह हुआ था, यूनाइटेड किंगडम के अंतर्गत जब ब्रेग्जिट से बात हुआ, तो वो कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक पार्ट था, ठीक है ना। और एक और है इसमें जनमत संग्रह की टाइप में ही है इसमें, और एक होता है दोस्तों प्लेबिसाइट। सेम टू सेम ये भी जनमत संग्रह का होता है, थोड़ा टेक्निकल डिफरेंस होता है, तो उसको ज़्यादा जानने की आपको कोई दिक्कत नहीं, बस इतना ध्यान रखना कि कोई महत्वपूर्ण मुद्दा आता है तो उसमें जनमत संग्रह होता है, और कोई नॉर्मल डिस्कशन लेना हो तो उसमें प्लेबिसाइट का यूज किया जाता है। तो 4 चीज़ें हैं वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंतर्गत आती है। लेकिन दोस्तों अब जैसे जैसे शुरू में क्या है कि जनसंख्या कम थी, 1000-500 की जनसंख्या होगी, और क्षेत्र विशेष में बैठ जाएगी, है ना। लेकिन आप ये बताओ कि इस प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समक्ष भी कई चुनौतियाँ आई, और चुनौतियों में आपने देखा होगा कि इनकी प्रत्यक्ष लोकतंत्र के समक्ष कई चुनौतियाँ आई, कि यानी कि हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी की कुछ सीमाएं थी। दोस्तों पहले तो सीमा इसकी ये थी कि निर्णय तक नहीं पहुंच पाते थे। कैसे? जैसे अगर 500 व्यक्ति किसी मीटिंग में बैठे हुए, 1000 व्यक्ति बैठे हुए मान लें, और किसी एक मुद्दे पर बात करनी है, तो दोस्तों 1000 व्यक्तियों की 1000 राहें होंगी, डिफरेंट टाइप के उनके ओपिनियन होंगे, तो इस वजह से हम किसी एक डिसीजन पर नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि उस 1000 व्यक्तियों में से उनका अपना एक लीडर हो, जो 100 व्यक्तियों का एक लीडर हो, 100 का एक लीडर हो, तो 10 व्यक्ति उस बात पर पहुँचने में 10 व्यक्तियों की राय किसी एक विशेष मुद्दे पर सहमति बनने की संभावना ज़्यादा होगी बजाय जो 1000 व्यक्तियों की ओपिनियन की। तो इसलिए क्योंकि इसमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या निर्णय नहीं हो पाता था। दूसरी दोस्तों बड़ी जनसंख्या के लिए ये अनुकूल नहीं थी। बड़ी जनसंख्या के लिए बहनी नहीं है, ये क्या अफोर्डेबल बहनी। जैसे अगर आपने देखा होगा, ये अनुकूल लिख सकते हैं इसको, जैसे मान लें कि अगर 1000 की जनसंख्या है तो 1000 व्यक्ति पास में बैठ सकते हैं, 1000 व्यक्ति पास में बैठकर डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन वर्तमान समय में जैसे भारत बड़ा देश है, 135 करोड़ की जनसंख्या है, और आप बताओ 135 करोड़ की जनसंख्या को बैठाने के लिए ऐसी कोई जगह है जहाँ 135 करोड़ की जनसंख्या बैठाई जाए, या 132 करोड़ की जनसंख्या का एक साथ डिसीजन लिया जाए। तो इसलिए दोस्तों जैसे जैसे विभिन्न प्रकार के राज्य हैं उनकी जनसंख्या बढ़ती गई, तो उनके बाद में एक समझ में आ गया कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहाँ पर प्रैक्टिकल संभव नहीं है, और इसीलिए डायरेक्ट डेमोक्रेसी को हटा करके वर्तमान समय में डेमोक्रेसी का दूसरा पार्ट आया, उसको बोला गया इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और दोस्तों इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को बोलते हैं हम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र, या रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या हुआ कि जैसे मान लो अगर पहले जनसंख्या 1000 थी, कि एक गांव में 1000 जनसंख्या आई, तो 1000 व्यक्ति आसानी से डिसीजन कर लेंगे। लेकिन अब भारत में जैसे 135 करोड़ जनसंख्या होगी, कितनी हो गई? 135 करोड़। अब 135 करोड़ों को किसी निर्णय पर पहुंचने में या शासन में भागीदार लेने में उनको दिक्कत आएगी। इसलिए क्या हुआ कि यह डिसीजन लिया गया कि सभी व्यक्तियों को जाने से अच्छा है, क्योंकि एक तो क्या था कि सभी व्यक्तियों में हर व्यक्ति निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता, हर व्यक्ति समझदार नहीं होता। जैसे मान लें एक व्यक्ति है, हो सकता है वो अपने निर्णय को अच्छा नहीं ले पाए, तो एक तो उनको समस्या आ सकते। इससे अच्छा ये हुआ था कि क्यों ना हम योग्य और सक्षम व्यक्ति को हम अपने निर्णय लेने के लिए उसको भेज दें। यानी कि अपने अधिकारों की बात रखने के लिए इन्होंने क्या किया, ये प्रणाली आई कि ऐसे करते हैं कि देखो 1000 लाख की जनसंख्या है तो लाख व्यक्ति तो नहीं जा पाएंगे, इसलिए अच्छा है कि 10 लाख पर एक व्यक्ति को भेज दिया जाएगा। और किस व्यक्ति को भेजेंगे? जो बहुमत के आधार पर चयन किया जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों प्रतिनिधि लोकतंत्र को स्वीकार किया गया। और प्रतिनिधि लोकतंत्र में है कि जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भागीदारी लेती है, यानी कि इसमें जनता स्वयं शासन में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं लेकर अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन में भागीदारी लेती है। और दोस्तों आप देख सकें, अब ये प्रतिनिधि लोकतंत्र है, लेकिन जब हम प्रतिनिधि करेंगे तो प्रतिनिधियों का चुनाव कैसे करेंगे? तो प्रतिनिधि लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण आधार होता है चुनाव। इसलिए दोस्तों अब यहां से आती है चुनाव। इसलिए बोला जाता है कि प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में
और आज दुनिया के सारे देशों में आपको पता है प्रतिनिधि लोकतंत्र है, एक स्विस के कुछ क्षेत्रों को छोड़ करके। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि लोकतंत्र में आपको पता है कि जैसे ये जनसंख्या है, मान लीजिए किसी ये जनता है ना, ये जनता होगी पूरी, और एक प्रतिनिधि का चयन करना है इनको। तो लोकतंत्र में होता है कि जनता खुद स्वयं अपने प्रतिनिधि का चयन करे, स्वयं करे, निष्पक्ष से करे और एकदम अपने हितों के लिए करें। तो हुआ क्या था कि यदि चुनाव के माध्यम से जनता के पास एक ही हथियार है, जनता के पास अपने अभिव्यक्ति को प्रेजेंट करने का एक ही हथियार है, वो है उसका इलेक्शन, उसका वोट। लेकिन यदि वो वोट ही ढंग से वो नहीं दे पाए, अगर वो वोट ही अगर उसमें गड़बड़ी हो जाए तो फिर किस बात की डेमोक्रेसी। इसलिए एक स्वस्थ डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी पहचान होती है कि उसका इलेक्शन प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र हो। और दोस्तों जिस देश में आपने देखा होगा कि हर देशों में चुनाव तो होते हैं, लेकिन वह लोकतांत्रिक शासन नहीं है, वह तानाशाही शासन है। देखो हिटलर भी चुनाव के माध्यम से ही चयन हुआ था, है ना। चीन में भी चुनाव प्रक्रिया है, अफ्रीका के जो देश है जहाँ तानाशाही बैठे हुए वहाँ भी चुनाव प्रक्रिया है। तो दोस्तों हर चुनाव प्रक्रिया डेमोक्रेसी नहीं होती। डेमोक्रेसी का एक पार्ट होता है इलेक्शन प्रक्रिया, लेकिन जब इलेक्शन पूरी तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष होंगे तभी जाकर के वो लोकतंत्र की स्वस्थता को बढ़ाएंगे। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। तो यदि मान लीजिए व्यक्ति, और अगर इस व्यक्ति का चुनाव करना है और ये व्यक्ति में से अगर चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई गड़बड़ी हो जाए या निष्पक्ष हो जाए, जैसे मान लें कि 5 साल में एक बार वोट तो कर रहे हैं आपको, लेकिन वोट देते टाइम मान लें किसी व्यक्ति ने अपना वोट 500 रुपये में बेच दिया। अब वो व्यक्ति 5 साल का वोट उसका वोट नहीं बल्कि उसकी खुद की पावर थी, उसने उस पावर को 500 रुपये में बेच दिया। तो वो प्रकार की जो चुनाव प्रक्रिया होती है वो स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होती, क्योंकि उसके बाद वो व्यक्ति अपने हितों के लिए जो प्रतिनिधि चुना जाता है वो प्रतिनिधि अपने हितों के लिए ही इन अधिकारों का प्रयोग करेगा, अपनी शक्ति का प्रयोग करेगा। इसलिए यानी कि प्रतिनिधि लोकतंत्र में क्या होता है कि जो जनता है, इसमें क्या होती है, जनता है वो है अपनी शक्ति सौंपती है कि भाई जो पावर मुझे है मैं आपको देता हूं, आप मेरी बात जाकर के संसद में रखो और उसके अकॉर्डिंग निर्णय लो। तो उस प्रणाली को बोलते हैं प्रतिनिधि प्रणाली। इसलिए दोस्तों एक लाइन बहुत बड़ी लिखी है कि वास्तविक लोकतंत्र निर्वाचन संप्रभुता की अभिव्यक्ति है। इसको ध्यान रखना। यानी कि अगर हमें वास्तविक लोकतंत्र चाहिए, वास्तविक यानी कि रियल डेमोक्रेसी इज एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्शन सोवरेनिटी, यानी कि वास्तविक लोकतंत्र निर्वाचन संप्रभुता, ध्यान रखना। अब संप्रभुता शब्द को समझना की अभिव्यक्ति है। अब संप्रभुता का मतलब होता है दोस्तों वही स्वतंत्र एवं निष्पक्ष, जो किसी के अंडर में ना हो, जो एकदम स्वतंत्र हो। तो इसलिए दोस्तों लोकतंत्र में यदि हमें लोकतांत्रिक मूल्य बनाए रखने हैं तो लोकतांत्रिक सिस्टम, और सिस्टम क्या है, इलेक्शन प्रक्रिया भी एक सिस्टम है, क्योंकि उसी सिस्टम के माध्यम से हम अपने प्रतिनिधियों का चयन कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों अब आपके मन में समझ में आ गई हो कि लोकतंत्र कितना महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और लोकतंत्र में चुनाव का क्या रोल होता है। तो इसलिए जब भी आपको इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म की बात करनी हो, जब भी आपको इलेक्शन को लेकर के कोई ऐसे लिखना हो, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखना है कि लोकतंत्र की रीढ़ क्या होती है, इलेक्शन। और यदि हमें स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखना है तो इलेक्शन एकदम स्वतंत्र, निष्पक्ष यानी कि ट्रांसपेरेंस और न्यूट्रल होना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का हस्तक्षेप उसमें नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि लोकतंत्र में यदि चुनावों में आपको पता है मैनिपुलेशन हो गया तो शासन तानाशाही की ओर चला जाएगा। इसलिए दुनिया में शासन प्रणाली तो डेमोक्रेसी है, वह चुनाव भी होते हैं, लेकिन चुनावों के दौरान उसमें गड़बड़ी की जाती है, इसलिए वो एक स्वतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र नहीं हो सकता। तो अभी तक हमने ये चीज़ें डिस्कशन करी। तो इसलिए दोस्तों अभी तक 2 चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी कि निर्वाचन लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र में क्या महत्वपूर्ण है। तो अभी तक ये चीज़ें आपको समझ चुके होंगे। तो दोस्तों अब हम दूसरा देखते हैं कि ये अभी तक हमने डेमोक्रेसी को समझा, अब हम देखते हैं कि निर्वाचन क्या है। पहले बात क्या है, निर्वाचन क्या है दोस्तों, इलेक्शन क्या है।
दोस्तों ये एक टॉपिक को मैं डिस्कशन करके बता रहा हूँ आपको कि डेमोक्रेसी में, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे कि जब भी आप अपने नोट्स बनाएं किसी भी टॉपिक के, किसी भी सब्जेक्ट के, तो इतनी चीज़ें आपको इससे इंटरलिंक करनी चाहिए ताकि आप कभी भी इस क्वेश्चन को, चाहे प्री में हो, चाहे मेंस में हो, चाहे इंटरव्यू में यदि आपसे समझ के पूछा जाए तो आप उसको भी अच्छे से कर सकते हैं। स्टेट पीसीएस में उसको अच्छे से कर सकते हैं। अब आता है कि इलेक्शन, कि इलेक्शन क्या है। सबसे पहले तो दोस्तों इलेक्शन कुछ नहीं, चुनाव है, यानी कि चयन है, कि हम किसी का क्या करते हैं, चयन करते हैं। और चयन करना क्या है, हमारी स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता क्या है, लोकतंत्र का एक भाग है, लोकतंत्र का मूल्य है। ठीक है। तो इलेक्शन क्या है, इलेक्शन एक प्रक्रिया है, ये इलेक्शन व्यक्ति की एक स्वतंत्रता है, जिसमें क्या करता है व्यक्ति, क्या करता है, जिसमें व्यक्ति, और स्पेशल ये किस में लागू होता है, प्रतिनिधि लोकतंत्र में, ये तो आपको पता है। तो प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोगों के द्वारा अपनी स्वतंत्र इच्छा से, यानी कि स्वतंत्र चयन से अपनी या कह सकते हैं अपनी पावर को हस्तांतरित किया जाता है। और इसी हस्तांतरित करने की प्रक्रिया को ही पूरी तरह हम क्या कह सकते हैं, एक तरह से मतदान प्रक्रिया बोल सकते हैं। यही क्या है, हमारा मतदान है। यानी कि मैं अपने मत से, अपनी सहमति से अपनी अथॉरिटी को एक प्रतिनिधि को सौंपता हूं, और इस प्रतिनिधि से मैं ये आस करता हूं कि आप मेरी इस अथॉरिटी का प्रयोग मेरे हितों के अनुरूप करें, मेरी स्वतंत्रता के अनुरूप करें, मेरे अधिकारों के अनुरूप करें। यही बेस्ट डेमोक्रेसी होता है, और यही एक डेमोक्रेसी है। और यही डेमोक्रेसी का एक पार्ट होता है इलेक्शन। क्योंकि मैं खुद, हम सब व्यक्ति तो नहीं जा सकते उस संसद में बैठने के लिए, इसलिए हम सब 10 लाख व्यक्ति आपको भेजते हैं अकेले को, आप जाओ, और हम 10 लाख व्यक्तियों के हितों का चयन आपको वहाँ जाके करना है। हमारे हितों की पूर्ति आपको संसद में जाके करनी है। यही एक डेमोक्रेसी है, और इसी डेमोक्रेसी को बोलते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और उसी का एक पार्ट है निर्वाचन। ठीक है। तो दोस्तों निर्वाचन आप समझ गए होंगे कि निर्वाचन क्या है। निर्वाचन व्यक्ति की स्वतंत्र इच्छाएं होती है, स्वतंत्र चयन होता है, और जिसके माध्यम से अपने उसको सौंपता है। लेकिन अब अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि अब अगला हमारा जो सामने क्वेश्चन आता है वो आता है कि लोकतंत्र के लिए निर्वाचन महत्वपूर्ण क्यों है। यानी कि लोकतंत्र में अगर हम देखें इसमें, तो लोकतंत्र में निर्वाचन की भूमिका, अगर लोकतंत्र में निर्वाचन की भूमिका देखते हैं तो ये बहुत सारे लेवल पर निर्वाचन की भूमिका लोकतंत्र में होती है। और निर्वाचन की सबसे, अगर हम बात करें निर्वाचन की भूमिका, यानी कि रोल ऑफ इलेक्शन इन डेमोक्रेसी, तो ये तो आपको पता है दोस्तों कि हम सबसे पहला भूमिका इसमें ये होती है कि हम जो प्रतिनिधि को भेजते हैं उसको क्या करते हैं, उत्तरदायी, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण है उत्तरदायी और जवाबदेही सरकार। किसके लिए, उत्तरदायी एवं जवाबदेही सरकार। यानी कि निर्वाचन के माध्यम से ही मैं उस सरकार का चयन करता हूं, वह सरकार मेरे प्रति उत्तरदायी रहे, जवाबदेही रहे। इसलिए दोस्तों आपको देखा है कि नियमित अंतराल में इलेक्शन जरूरी है। नियमित अंतराल में इलेक्शन जरूरी है, किसके लिए, उत्तरदायी एवं जवाबदेही सरकार को बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि यदि मेरा प्रतिनिधि, यदि प्रतिनिधि जनता के हितों की रक्षा नहीं कर पाए, तो की रक्षा नहीं कर पाए, तो जनता को उसे बदलने का पूरा अधिकार है। यही तो डेमोक्रेसी है। भाई मैंने आपको भेजा था, आपने मेरे लिए काम नहीं किया, हट जाओ, मैं किसी और को भेज दूंगा। इसलिए किसके माध्यम से, मैं अब इलेक्शन के माध्यम से किसी और का चयन कर दूंगा। इसलिए हर प्रतिनिधि को उत्तरदायी और जवाबदेही बनाने के लिए इलेक्शन जरूरी है। इसलिए नियमित अंतराल में इलेक्शन का जरूरी है। इसके अलावा दूसरा, नेतृत्व परिवर्तन। यानी कि दोस्तों यदि आपने कोई एक लीडर को भेजा और यदि वो लीडर आपके हितों के अकॉर्डिंग नहीं कर पाया, यानी कि आपने कोई सत्ता दी किसी एक पार्टी को, या एक पार्टी के लीडर को किसी को सत्ता दी और वो अधिक काम करने में सफल नहीं हुई, तो आप इलेक्शन के माध्यम से अगली प्रक्रिया में उसका चयन कर सकते हैं। और एग्जाम्पल है, जैसे 2014 में पीएम मोदी जी आए, या लीडर नया लेके आए। 2009 में मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ।
क्यों? क्योंकि जनता की बात है भाई कि आपको एक लीडरशिप दिया था, आप मेरे हितों के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए हम लीडरशिप को चेंज कर सकें। तो किसके माध्यम से चेंज करेंगे? इलेक्शन के माध्यम से। तो इलेक्शन दूसरा काम क्या करता है? नेतृत्व को चेंज कर देता है। तीसरा दोस्तों, राजनीतिक भागीदारी बढ़ाता है। दोस्तों आप ये बताओ कि देखो, प्रत्यक्ष लोकतंत्र में तो क्या होता था कि खुद हर व्यक्ति अपने निर्णयों को लेने के लिए उसमें आता था, अपना निर्णय लेता था। हर व्यक्ति अपने हितों, अपने अधिकारों को लेने के लिए, अपनी सुधारों को सुधार करने के लिए खुद आता था। लेकिन आपको बताइए, जब प्रतिनिधि लोकतंत्र है तो उसमें खुद तो नहीं जाएगा, तो वो क्या करेगा? दूसरे व्यक्ति को भेजता है। तो उसकी भागीदारी किसके माध्यम से होती है? चुनाव के माध्यम से। तो ये चुनाव क्या करता है? ये राजनीतिक डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन बढ़ाता है, यानी जनता की डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। और जनता पार्टिसिपेशन किसके माध्यम से करती है? इलेक्शन के माध्यम से। तो जनता इलेक्शन के माध्यम से क्या करती है? पार्टिसिपेशन करती है। इलेक्शन के माध्यम से पार्टिसिपेशन करती है। तो इसलिए इलेक्शन क्या करते हैं? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन बढ़ाते हैं। और इलेक्शन के माध्यम से आपको पता है कि आप वोटिंग करते हैं, आप इलेक्शन जो कैंपेन होते हैं उसमें भागीदार लेते हैं, आप इलेक्शन के माध्यम से क्या करते हैं? अपने रिप्रेजेंटेटिव का चयन करते हैं। और ये सारी प्रक्रिया किसमें आएगी? पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आ जाएगी, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में आ जाती है। तो तीसरा काम इलेक्शन का क्या होता है? इलेक्शन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये राजनीतिक भागीदारी को भी बढ़ाते हैं। और एग्जाम्पल आपको साथ में देते हुए चलने, ठीक है ना? जैसे इलेक्शन, जैसे आपको पता है कि हमारे भारत में क्या है कि 18 वर्ष से अधिक का व्यक्ति क्या करता है? राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करता है। किसके माध्यम से? चुनाव के माध्यम से। अगला आ सकता है दोस्तों कि स्वयं सुधारात्मक प्रणाली। स्वयं सुधारात्मक प्रणाली यानी कि सेल्फ इंप्रूवमेंट करता है। और किसको करेगा सेल्फ इंप्रूवमेंट? सत्ताधारी दल को। कि कोई सत्ता में आ गया, मान लें किसी एक सत्ताधारी दल है, जैसे मान लें बीजेपी का चयन हो गया, मान लेते हैं बीजेपी एक सत्ता में आ गई, बीजेपी सत्ता में आ गई क्योंकि इसको जनता ने चयन कर दिया। ये 5 साल के लिए सत्ता में आई, 5 साल इसने मजे किए। लेकिन बीजेपी जब सत्ता में आती है तो ये मजे तो करेगी, लेकिन इसके मन में एक बात जरूर रहेगा कि यदि मेरे में कोई कमी है तो मुझे इंप्रूवमेंट करना है, अदरवाइज अगले इलेक्शन में मुझे जिताया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अगले 5 साल बाद चुनाव होने वाले हैं। तो इसलिए स्वयं सुधारात्मक प्रणाली यानी सत्ताधारी दल को भी जनता की आकांक्षाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, जनता की चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। यदि वो जनता की इच्छाओं को पूरी नहीं करती तो जनता उसको क्या कर देती है? अगले इलेक्शन में गिरा देती है। इसलिए उसको क्या करना रखता है? जनता की इच्छाओं को पूरा करना पड़ता है। तो एक ये काम करता है, इलेक्शन का क्या काम है? ये स्वयं सुधारात्मक प्रणाली के रूप में भी काम करता है। तो इलेक्शन ये भी काम आ गया। इसके अलावा लोकतंत्र की निरंतरता। दोस्तों लोकतंत्र क्या है? जनता का शासन। और जनता अपना शासन किसके माध्यम से करती है? चुनाव के माध्यम से। क्योंकि यदि दोस्तों चुनाव, मान लें आपने किसी एक व्यक्ति को एक बार चयन कर दिया और चयन करने के बाद दोबारा आपने इलेक्शन कभी नहीं करवाए तो डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो व्यक्ति का आपने एक बार चयन किया है वो राजा बन के खड़ा हो जाएगा, वो तानाशाही हो जाएगा। और तानाशाही होने के बाद आपके विचारों की, आपके अधिकारों की, आपकी स्वतंत्रता की कोई रक्षा नहीं करेगा और आपकी डेमोक्रेसी डाउन हो जाएगी। इसलिए डेमोक्रेसी की कंटिन्यूसी बनाए रखने के लिए आपको टाइम टू टाइम इलेक्शन होने जरूरी है, ठीक है? तो इलेक्शन उसके लिए भी काम आते हैं। इसके अलावा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकीकरण। दोस्तों ये क्या होता है? इलेक्शन क्या होता है? एक दिन होता है, लेकिन उस दिन एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से मिलता है, एक नागरिक दूसरे नागरिक से मिलता है, अपने अनुभवों को साझा करता है। तो इस तरीके से ये क्या करता है? राष्ट्रीय एकीकरण की ओर भी बढ़ता है और सामाजिक एकीकरण भी इसमें होता है। इसके अलावा लोकतंत्र की अगर मैं बात करूं तो ये मुख्य रूप से कहीं ना कहीं एक चीज और डेवलप करता है, व्यक्ति में स्वामित्व का विकास करता है। कैसे? कि जैसे आपने कोई सरकार का चयन कर दिया, जैसे आपने किसी सरकार का चयन किया, जैसे बीजेपी सरकार का चयन किया, तो यदि आपने उसके पक्ष में वोट दिए तो आपके मन में ये रहेगा कि ये सरकार मेरी है क्योंकि मैंने इसको ये पावर दी है। तो हर इलेक्टरल को, हर मतदाता को ये क्या करता है? स्वामित्व का विकास करता है। तो इसलिए भी लोकतंत्र के लिए चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर चुनाव की बात करें हम तो लोकतंत्र, इसके अलावा चुनाव का अगर महत्व देखें तो एक चुनाव का महत्व होता है ये व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करता है।
और इसकी बात बोली जीएस मिल के द्वारा। एक जीएस मिल विचारक है, आप जानते होंगे, पॉलिटिकल विचारक है, और पॉलिटिकल विचारक के रूप में जीएस मिल ने बोला है कि डेमोक्रेसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट में भी सहायक होती है। कैसे? क्योंकि चुनाव के माध्यम से व्यक्ति चयन करता है, अर्थात व्यक्ति क्या करता है, अपने रूप में न्यायाधीश की भूमिका निभाता है, और चयन से व्यक्ति की चयन से उसकी व्यक्तित्व का विकास होता है कि वो अच्छे व्यक्ति का चयन करता है या कैसे करता है। तो इसलिए मुख्य रूप से कहता है कि चुनाव है व्यक्तित्व के विकास में सहायक होते हैं, क्योंकि व्यक्ति अपने रूप में एक न्यायाधीश के रूप में भी काम करता है। तो दोस्तों, अभी तक हमने समझा है कि लोकतंत्र में चुनाव क्या है और चुनावों का महत्व क्या है। तो जब भी क्वेश्चन आए तो आपको इस तरीके से इन पॉइंटों को जरूर ध्यान रखना है, और हर पॉइंट के साथ साथ एक एक एग्जाम्पल जरूर जोड़ना है। उत्तरदायी और जवाबदेही सरकार, आप देख सकते हैं कि 2014 में जो सरकार आई है वो पूरी ज़्यादा इफेक्टिव हुई। अगर ये सरकार कंटिन्यू काम नहीं कर पाती तो अगले साल हम इसको बदल देंगे। तो इतने एग्जाम्पल के साथ आपको ये काम करना है। तो अभी तक दोस्तों हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि दोस्तों वीडियो बड़ी होगी, लेकिन 2 या 3 वीडियो में चीज़ें खत्म करेंगे। लेकिन इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आप बहुत सारी चीज़ें आपके मन में डेवलप कर चुके होंगे, और ये तो एक डेमो होगी, ये तो एक डेमो है दोस्तों। आपको इसी तरीके से अन्य प्रकार की चीज़ों को भी, जो टॉपिक है उनको इस तरीके से रिलेटेड करके पढ़ेंगे तो आपका डेफिनेटली कि वो टॉपिक फाइनली क्लियर हो जाएगा, और तब जाके हम बोलेंगे कि अब कोई क्वेश्चन आप प्री में या मेंस में हम कहीं गलत नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, यदि आपने डेमोक्रेसी बहुत पढ़ी होगी, चुनाव बहुत पढ़े होंगे, चुनाव प्रक्रियाएं बहुत पढ़ी होंगी, लेकिन इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से होलिस्टिक वे में चीज़ें आपने ज़्यादा नहीं पढ़ी होंगी। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मिलेगा, उसमें जाकर के आप उसको क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहाँ पर ये पीडीएफ जो आपके सामने दिखाई गई है, पीडीएफ आपको मिलेगी, वहाँ से पीडीएफ आप ले सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि कोई चीज़ आपके समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करो, पूछो, दोबारा पूछो, हम फिर बताएंगे, फिर नहीं आएगी तो फिर बताएंगे। हमारा अंतिम उद्देश्य है कि आपको चीज़ समझ में आनी चाहिए, और इसी तरीके से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको डिस्कशन करेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसी डेमोक्रेसी के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भारत में इलेक्शन प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से काम करती है। बाकी जो टॉपिक हमारे रह गए उसको करेंगे। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।